नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। हम लोग दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट करने के बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी की हम लोगों ने पूरी कर ली है। वो आप लोग अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोगों को प्लेलिस्ट में बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी, जो अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र में हम लोगों ने 3 वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मनी और बैंकिंग वाला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग मनी को समझने की कोशिश करेंगे, फिर बैंकिंग पर चलेंगे। तो हम लोग कोशिश करेंगे 3-4 वीडियो में सारा का सारा कवर कर लें। तो आज के वीडियो में हमारा जो मेन फोकस रहेगा मनी एंड बैंकिंग का पहला टॉपिक है, वो है मनी के मुद्रा। मुद्रा के बारे में हम लोग पहले समझेंगे, फिर हम लोग बैंकिंग प्रणाली को अगले वीडियो से समझने की कोशिश करेंगे। तो ये मुद्रा और बैंकिंग का पहला भाग है, और आगे 2 या 3 जितने भी वीडियोस बनेंगे सारा मटेरियल कवर होना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है मनी एंड बैंकिंग। हम लोग ये जानेंगे कि मुद्रा क्या है, मुद्रा के कार्य क्या हैं, जो मनी का क्या प्रोसेस होता है, कौन कौन सी मुद्रा है, किसे मुद्रा कहा जाता है, कौन सी वैध मुद्रा होती है, अवैध होती है। तो उसके बारे में हम लोग सब ओवरव्यू लेने वाले हैं। सबसे पहले बात आ जाती है मुद्रा, मनी। मनी होता क्या है? तो मनी की बात करें दोस्तों, मनी की डेफिनेशन आप लोगों को इसलिए मैंने पहले लिख ली कि लिखने के दौरान काफी दिक्कत आती है और आप लोगों को छोटे बड़े का भी कंफ्यूजन रहता है, इसलिए सारा ओवरव्यू डाल दिया है। और रही बात समझाने की, वो मैं साथ साथ करते जाऊंगा। तो सबसे पहले बात आ जाती है विनिमय। जो मनी है, मुद्रा, मुद्रा क्या है? विनिमय के माध्यम के रूप में जो कुछ भी हम लोग प्रयोग कर या हम लोग प्रयोग में लाते हैं या जो प्रयोग लाया जाता है उसे क्या कहते हैं? मुद्रा। डेफिनेशन एक बार मैं फिर रिवीजन कर रहा हूं। विनिमय के माध्यम के रूप में जो कुछ भी प्रयोग में लाया जाता है वो क्या है? मुद्रा। कैसे? जो एग्जांपल में देखें तो करेंसी। करेंसी क्या है? एक प्रकार की मुद्रा है। इसके अलावा सिक्के हो गए, जो अपन लोग देखते हैं 1 रुपए के, 2 रुपए के, 10 रुपए के सिक्के अपन के पास रहते हैं। ये भी क्या है? एक मनी का उदाहरण है। पैसा है, सब लोग जानते हैं पैसा क्या है, ठीक है ना। इसके अलावा चेक होता है। चेक भी क्या है? एक प्रकार से मनी है। क्यों? क्योंकि उसका यूज भी हम लोग क्या है? मनी का ट्रांसफर करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन हो गया। मनी को एक ऑनलाइन भी ट्रांसफर हो रहा है, या ऑफलाइन वे में भी हम लोग चेक के माध्यम से मनी को एज ए चेक यूज करके भी किसी से ले भी सकते हैं और किसी को दे भी सकते हैं। इसके अलावा डीडी हो गया, ठीक है ना। और डीडी का मतलब क्या हो गया? डिमांड डिपॉजिट हो गया, बॉन्ड हो गए। तो ये क्या है? ये एक प्रकार के मनी है। इसमें हम लोग ये नोट करेंगे, जो करेंसी अलग होती है, कागजी मुद्रा अलग होती है, और जो मांग जनी, जो डिमांड डिपॉजिट वाली अलग होती है। तो उसको हम लोग पूरा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। हम लोगों ने ये जाना मुद्रा क्या है, एक प्रकार का विनिमय माध्यम है। तो डेफिनेशन क्या हो गई? विनिमय माध्यम के रूप में हम लोग जो कुछ भी यूज करते हैं वो क्या है? मनी है। ऐसा नहीं हर बार आप ऐसे हाथ में लेके चलो, वो आपके हाथ में चेक के रूप में भी हो सकते हैं, बॉन्ड के रूप में भी हो सकते हैं, और डीडी के रूप में भी हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना। इसको और डिटेल में समझने से हम लोग जानेंगे कि भाई जो इसमें हम लोग मुद्रा की बात करें तो अब बात आ जाती है कि मुद्रा है कैसी मुद्रा, किस प्रकार की मुद्रा की बात हो रही है। क्या हम लोग चेक और कॉइन को एक मानेंगे? नहीं दोस्तों, अभी बात करते हैं वो क्या है? कागजी मुद्रा। जो कागज की जो मुद्रा होती है, हम लोग देखते हैं 10 रुपए का नोट, 5 रुपए का नोट, 2 रुपए का नोट, इसके अलावा 100, 200 के हम लोग जो डिमोनेटाइजेशन हुआ उसके बाद के जो भी नोट्स हैं वो भी है। तो वो सब क्या है? कागजी मुद्रा में। तो कागजी मुद्रा में क्या आ जाते हैं? करेंसी आ जाती है। करेंसी जो कॉइन सिक्के आ जाते हैं, करेंसी नोट, ठीक है ना। इसके अलावा नोट। अब आप समझ रहे होंगे कि भाई जो अभी हम लोगों ने डीडी, बॉन्ड और करेंसी सबकी बात कर ली। अभी हम लोग डिवाइड कर रहे हैं कि हम लोग मुद्रा की बात कर रहे हैं। मुद्रा को हम लोग अब उनके अलग अलग जो यूज के हिसाब से किसका कितना यूज रहता है, क्या रूल्स होते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तो हम लोग किसके? कागजी मुद्रा के बारे में अगर आप लोगों को एग्जाम में पूछ ले कि भाई कागजी मुद्रा क्या होती है या कागजी मुद्रा के उदाहरण क्या है, या पूछ सकता है तो इनमें से कौन कौन सी कागजी मुद्रा है। नहीं तो आप लोग पूछ सकते हैं कि भाई नोट और करेंसी है, ये किस प्रकार की मुद्रा है। हम लोगों ने मुद्रा तो पढ़ ली है, लेकिन मुद्रा क्या है उसके समझना जरूरी है। जो कागजी मुद्रा के रूप में हम लोग देखेंगे करेंसी, ठीक है ना, और नोट। ये 2 चीजें हैं आप लोग देखेंगे क्या? एज ए कागजी मुद्रा।
तो इसका संबंध क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। इनका क्या है, कागजी मुद्रा। हम लोगों ने ये तो पता चल गया कि भाई करेंसी और नोट है जो वो है कागजी मुद्रा, और इनका सोने चांदी की तरह आंतरिक मूल्य नहीं होता है। क्या नहीं होता है? सोने चांदी की तरह आंतरिक मूल्य नहीं होता है। क्या इसका मतलब ये है कि इसका जो प्राइस वाला होता है, आप लोग देखेंगे कि 10 रुपए के नोट में ना अंदर के भाव होते हैं ना ऊंचे होते हैं, भाव का कोई रोल नहीं रहता इसमें। 10 रुपए मतलब 10 रुपए ही है, कोई आंतरिक मूल्य नहीं है कि आप लोग सोने का क्या होता है अप डाउन होता रहता है, उनके आंतरिक मूल्य भी बदलता रहता है, लेकिन इसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता है और ना ही बदलता है, ना ही किसी के कहने से बदलता है। 10 रुपए है तो 10 रुपए ही है, 100 रुपए का नोट है तो वो 100 रुपए ही माने जाएंगे, ना कि 90 या 110। समझ रहे हैं ना? इसके अलावा क्या बात कर रहा है ये कागजी मुद्रा में? कागजी मुद्रा में ये कह रहा है कि आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है भारत की, वो क्या कर रही है, आरबीआई कागजी मुद्रा पर अंकित मूल्य के बराबर क्रय शक्ति प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। अब बात आ जाती है कि भाई नोट की कागजी मुद्रा, मतलब हम लोग नोट की बात कर रहे हैं, जो नोट है, ठीक है ना, कागजी मुद्रा में या आप लोग सिक्के भी कह सकते हैं, ठीक है ना, तो इनके ऊपर जो प्राइस तय कर रखी है किसने, आरबीआई जब नोट छापती है तो 100 रुपए का नोट छापती है मान लेते हैं, तो 100 रुपए का अपन लोगों को बोल देती है कि भाई ये लो 100 रुपए, बैंकों को दे देती है 100 रुपए, और इसका क्या क्रय मूल्य, आप 100 रुपए का एग्जैक्ट 100 रुपए का कुछ भी खरीद सकते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, क्रय शक्ति, कुछ भी खरीदने बेचने से रिलेटेड की बात हो गई तो 100 रुपए बराबर है। वो कौन मैनेजमेंट करता है 100 रुपए क्या, क्रय शक्ति प्रदान करने का उत्तरदायी कौन है, वो है आरबीआई। तो ये सीधा सीधा बोल रहे हैं कि ये जो नोट छाप रहे हैं इसका उत्तरदायित्व तो किसका है, वो है आरबीआई का। समझ रहे हैं ना? तो ये आराम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, इन्हें वैद्य मुद्रा कहते हैं। अब बात आ जाती है कि वैद्य मुद्रा क्या होती है। अब वैद्य मुद्रा का क्या मतलब हो गया, जो रियल मनी है वैद्य मुद्रा है, तो वैद्य मुद्रा है क्या, वैद्य मतलब वैधानिक बोल सकते हैं। तो इसमें देखिए दोस्तों, क्योंकि देश में किसी भी नागरिक द्वारा अस्वीकार नहीं की जा सकती, ये क्या कह रहा है, ऐसी मुद्रा जो आरबीआई के द्वारा जारी की जा रही है लेकिन कोई भी नागरिक उसे अस्वीकार नहीं कर सकता। आप 10 रुपए का नोट ले जा रहे हो, वो बोलेगा कि नहीं ले सकता, तो आप उसके बाद उसके लिए कंप्लेन भी कर सकते हो। तो और इसकी जगह ये वैद्य हो गई, और जो वैद्य नहीं है, अगर मान लो आप लोग सोना लेके चले गए कि ये लो इसके बदले में ये दे दो, आप मना कर सकते हैं, लेकिन करेंसी और नोट के मामले में आप लोग मना नहीं कर सकते। अगर आप मना करते हो तो आपके खिलाफ केस भी हो सकता है, क्योंकि आप आरबीआई के प्रोटोकॉल के अगेंस्ट काम कर रहे हो, मतलब आप देश हित की बात नहीं कर रहे हो, देश के खिलाफ वाली बात हो जाती है जब भी आप लोग जो आरबीआई नोट जारी करती है उसको लेने से इनकार कर देते हो। तो आप लोग किस चीज का नोट करेंगे, करेंसी और नोट। करेंसी और नोट के माध्यम में एक प्रकार की वैधानिक मुद्रा है या वैद्य मुद्रा है, ठीक है। तो वैद्य मुद्रा है जो कि किसी भारत के किसी भी कोने में, या आप दूसरे डॉलर में भी देखेंगे, या भारत का मान लेते हैं अभी हम लोग, ठीक है, तो भारत के किसी भी जगह पर जाओगे आप लोग ये नोट लेके, आपको वो मना नहीं कर सकता। लेकिन क्या, अगर इसकी जगह आप लोग मान लो नोट नहीं है आपके पास, आप इनमें से कुछ ले जाते हो, जैसे कि बॉन्ड हो गया या चेक हो गया या डिमांड डिपॉजिट हो गया, इस प्रकार के ले जाते हो, या सोना और चांदी हो गया, आप उसको अस्वीकार कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट तो जरूर है, लेकिन आप लोगों को समझना है कि ये किस प्रकार अप्लाई होता है। तो आप लोग समझ में आ गया, करेंसी और जो नोट है वो क्या है, वैधानिक मुद्रा के रूप में जाना जाता है, लेकिन बॉन्ड है, सोना है, चांदी है, डिमांड डिपॉजिट है, ठीक है ना, तो ये क्या है, इसे आप अस्वीकार कर सकते हो। आपको कोई चेक दे रहा हो तो आप मना कर सकते हो, नहीं, लेकिन अगर वैद्य मुद्रा में से आप लोग मना करेंगे तो कंप्लेन भी होगी, कंप्लेन कर सकता है, आप प्रोटोकॉल के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, ठीक है। तो एक भाग तो ये मुद्रा का हो गया कागजी रूप में, ठीक है, जिसे हम लोगों ने वैद्य मुद्रा के नाम से जाना, जिसका मैनेजमेंट करने का उत्तरदायी किसका होता है, वो होता है आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। आगे बात आ जाती है मांग जमाई मुद्रा, जो डिमांड डिपॉजिट मनी
इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं इसको? मांग जमा मुद्रा को हम लोग डिमांड डिपॉजिट मनी, ठीक है ना। तो इसका क्या कह रहा है? बचत खाते और चालू खाते से संबंधित, मतलब आप ये मान सकते हैं जो वैधानिक मुद्रा के अलावा बचत खाते चालू खाते में हम लोग किस प्रकार की बातें करते हैं? डीडी की भी बात करते हैं, बॉन्ड से रिलेटेड हो गया, इसके अलावा बहुत सारी बातें करते हैं चेक के माध्यम से। तो इसमें आप लोग समझ सकते हैं वैध मुद्रा के अलावा जो डिमांड डिपॉजिट मनी है बचत खाते के रूप में देख सकते हैं, जो करंट और सेविंग अकाउंट हो गया, इन्हें हम लोग किसी के द्वारा भी अस्वीकार किया जा सकता है। आप सोच रहे हैं ना, अभी मैंने इसके बारे में बताया, इसके साथ साथ मैंने ये चीज बताई है कि वैध मुद्रा के अलावा आप लोग चालू खाते बचत खाते में आप लोग डीडी भी बोल सकते हैं, बॉन्ड भी बोल सकते हैं, सोना चांदी है वो भी इसमें एग्जाम्पल में आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया? तो ये आप लोगों को आराम से समझ में आ गया होगा मांग जमा मुद्रा क्या होता है। इसमें हम लोग ऐसी चीजें आती हैं, चालू खाते बचत खाते मतलब सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, सोना चांदी, ठीक है ना, चेक हो गया, डिमांड डिपॉजिट हो गया, वो सारी चीजें यहाँ पर आती है किसमें? डिमांड डिपॉजिट मनी में। क्लियर हो गया? तो ये आप लोगों ने जो मनी को अलग अलग भाग के रूप में समझा है, तो ये आप लोगों को आराम से उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो आप लोग वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि चीजें लोगों तक पहुंच पाए, ठीक है ना। अब बात आ जाती है नियर मनी। ये एक प्रकार की टर्म मान सकते हैं, कई कबार आप लोगों को सीधे इसका मैंने ट्यूशन भी देखा था, चाहे आप टेस्ट सीरीज में देखेंगे यूपीएससी वाले में या यूपीएससी में भी शायद ये ओल्ड पेपर में सवाल सीधा पूछ चुका है नियर मनी क्या होता है। कुछ एग्जांपल दे दिए, इनमें से नियर मनी कौन सा है? क्या सिक्के नियर मनी है या बिल ऑफ एक्सचेंज नियर मनी है? तो आप लोगों को बस इतना ध्यान रखना है कि नियर मनी है जो इनमें कौन कौन से नाम है, कौन कौन सी चीजें आती है नियर मनी में, बस इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं बॉन्ड। क्या आता है? बॉन्ड है जो नियर मनी के रूप में आता है। इसके अलावा टाइम डिपॉजिट, समझ रहे हैं ना, आवधि सावधि जमा हो गया, शेयर हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया और फाइनेंशियल एसेट्स हो गए, इसमें सभी आ रही है, ठीक है ना, ऋण प्रतिभूतियां सब आ रहा है इसमें। तो आप लोगों को नियर मनी में कौन कौन सी थिंग्स आती है, कौन कौन से नाम होते हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए, चाहे एज स्टेटमेंट पूछ ले या किसी अलग प्रकार से पूछ ले। वीडियो एंड होने के बाद ये भी ध्यान रखना मैं हमेशा की तरह 5 क्वेश्चन पूछूंगा और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है मुझे, ताकि आप लोग या मैं समझ सकूं कि आप लोग वीडियो देख तो रहे हैं लेकिन कितना सीरियसली देख रहे हैं, ताकि आप लोग साथ साथ अगर ढंग से देख पाएंगे तो मेरे 5 सवाल के जवाब आप लोग बिल्कुल सिंपल पूछता हूं टॉपिक बेस पर, बट ध्यान से समझोगे तो ज्यादा इजी रहेगा। आगे आप हेडिंग भी डाल सकते हैं अगर नोट्स बना रहे हो, और नहीं तो आप लोग ध्यान दे सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं वर्क ऑफ मनी या मनी के कार्य, मतलब मुद्रा के कार्य क्या होते हैं, मुद्रा क्या काम कर रही है। बस इन जनरल आप लोगों को कुछ स्टेटमेंट याद रखने हैं, चाहे आप लोग कहीं थ्योरी लिख रहे हो मेंस के एग्जाम में या आप लोगों को जैसे यूपीएससी जैसे एग्जाम में हो सकता है ये 3 स्टेटमेंट दे दे, एक स्टेटमेंट गलत दे दे और आप लोगों को उपयुक्त में से कौन से सही है या कौन से सही नहीं है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपके सामने क्या है? मुद्रा के कार्य, वर्क ऑफ मनी। मनी की बात करें तो सबसे पहला आ जाता है विनिमय का माध्यम। क्या कर रहा है? विनिमय का माध्यम हो गया, एक जगह से दूसरी जगह या इन पैसों के माध्यम से एक थिंग से दूसरी थिंग अपन लोग खरीद सकते हैं। तो माध्यम क्या हो गया? विनिमय का माध्यम। बस इतना आप लोगों को ध्यान रखना। दूसरा है कि मुद्रा नाशवान नहीं होती है, आप लोग इसको नष्ट नहीं कर सकते, मतलब नाश नहीं हो सकता। अगर आपके पास पैसे हैं तो नाश नहीं हो सकता है। इसके अलावा मुद्रा के एज मुद्रा की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें हम लोगों ने कागजी मुद्रा और डिमांड डिपॉजिट मनी के बारे में बात की। इसमें सभी प्रकार की संपत्तियों में सबसे सरल है। अगर मनी की बात करें, हमारे पास बहुत सारी संपत्तियां हैं, पैसों के अलावा मकान, गाड़ी, घोड़ा, गधा, पता नहीं क्या क्या हो गया हमारे पास, जो हमारी आवश्यक चीजें हैं। लेकिन सबसे सिंपल वे कौन सा है? मनी, पैसों वाला, ठीक है। इसके अलावा सार्वजनिक स्वीकार्यता, समझ रहे हैं ना, आप लोग मनी की कहीं भी आप लोग ले जाएंगे तो स्वीकार किया जाएगा,
मतलब स्वीकार्य है, सार्वभौमिक, समझ रहे हैं ना, सार्वभौमिक सत्य शब्द होता है ना, तो वो इसी से संबंधित है कि सार्वभौमिक स्वीकार्यता मतलब आप लोगों को इसे लेने से कोई मना नहीं कर सकता। तो ऐसे नहीं आप लोग ऐसे मोटिवेट होकर किसी के आगे नोट फैला हो तो वो वैसे ही मना नहीं करेगा, ठीक है ना, आप लोग बिना मांगे वो बात हो जाती है, तो वो लॉजिक नहीं लगाना है। अभी आप लोगों को ध्यान रखना है जो सार्वभौमिक स्वीकार्यता है मतलब इसे कोई लेने से मना नहीं कर सकता। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है जो भूमि, मकान, सोना और चांदी आदि की जो सार्वभौमिक स्वीकार्यता नहीं है, हम लोगों ने सिर्फ मनी से रिलेटेड बात की है, वो भी आप लोग करेंसी और नोट को एग्जाम्पल मान सकते हैं सार्वभौमिक सत्य। लेकिन जो भूमि, मकान, सोना, चांदी, तो ये क्या है, सार्वभौमिक सत्य में, समझे, स्वीकार्य नहीं है। इसे हम लोग स्वीकार करें तो ठीक है, नहीं भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसे मना भी कर सकते हैं लेने में, लेकिन इस मामले में तो नहीं हो सकता। तो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। तो अब बात करते हैं आगे बात आ जाती है लेखा के इकाई के रूप में भी कार्य करता है। तो ये क्या हो गए, ये हो गए मनी के जो 5 इंपॉर्टेंट कार्य हैं। इसके अलावा भी आप लोगों को लगेगा हमारे बुक में कुछ अलग कार्य है और सर ने नहीं बताया, तो आप लोगों का काम यही है 6 नंबर लिख के हेडिंग डाल दो और अपडेट कर लो, खत्म। कंटेंट को दो अलग पढ़ने से तो बेटर है दोस्तों, इसी को अपडेट कर लो। आप एक सोर्स को स्टेबल रखो, चाहे ये पढ़ो, ये नहीं पढ़ा, हो सकता है आप लोगों ने इससे बेटर कभी कुछ पढ़ा हो और इसमें कुछ नए भी पॉइंट मिले, यहाँ से उठाइए, वहां नोट डाउन कर लीजिए और आपका कंटेंट हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा और अलग अलग किताबों या नोट्स में भाग दौड़ी भी खत्म हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों कोई भी सब्जेक्ट हो सोर्स हमेशा एक होना चाहिए, क्योंकि सोर्स एक होगा तो आप लोग लास्ट टाइम में एग्जाम के जो टाइम पीरियड होता है उससे पहले हो या लास्ट टाइम एंड मोमेंट में भी कुछ रीडिंग करनी हो, ऐसे नहीं कि आप इकोनॉमिक्स के 4 सोर्स लेके घूम रहे हो, तो बस समझ लो आपका क्या होने वाला है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, आगे बात आ जाती है कैलकुलेशन ऑफ मनी सप्लाई। मैंने पी नहीं लगाया तो आप लोग खुद से लगा सकते हैं, ठीक है ना। कैलकुलेशन ऑफ मनी सप्लाई, तो मनी सप्लाई क्या कर रहा है ये, सॉरी कैलकुलेशन मतलब मनी की जो गणना की जाती है कैसे की जाती है, हम लोग कैलकुलेट करेंगे जो मनी की सप्लाई की गणना कैसे की जाती है, मनी का आंकलन कैसे किया जा रहा है। तो आंकलन की बात करें तो इसमें 2 चीजें पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा। जो 1977 कौन सा 1977 से पहले, जो 1977 से पहले जो कौन सी मुद्रा चल रही थी, एम, मात्र एम के नाम से जाना जाता था। लेकिन जब एम को डिफाइन किया गया, सिर्फ एम यूज किया जाता था जिसमें बैंक की जमा हो गई, पोस्ट ऑफिस की जमा हो गई, आरबीआई के अधिशेष हो गए, जो ब्रॉड मनी हो गई, जो भी होता था सारा का सारा एम मतलब मुद्रा। 1977 तक की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन 1977 के बाद में हम लोगों ने एम को डिफाइन किया अलग अलग भाग में कि भाई M1 का क्या मतलब हो रहा है, M2 का मतलब अलग निकाला, M3 का मतलब अलग निकाला, M4 का मतलब और M0 का मतलब अलग निकाला। तो इसमें क्या समझ रहे हैं हम लोग, M1 हो गया, M2, M3, M4 और M0। तो ये कब की बात है, 1977 के बाद की स्थिति है, तो ये ध्यान रखना आप लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग इस एम को तो समझने से बढ़िया है कि आप लोग इन 5 एम्स को समझ लो, भाई इनका मतलब क्या हो रहा है, एग्जाम में यहीं से सवाल आएंगे। कैसे, अभी हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले बात आ जाती है M1। हम लोगों ने कहा कि भाई 1977 के बाद में क्या चीज आ गई, एम को डिफाइन कर दिया गया कि इस एम का क्या मतलब है। तो M1 का मतलब हो गया जनता के करेंसी या जनता के सिक्के या जनता के पास जमा करेंसी और सिक्के, बैंकों में मांग जमा और आरबीआई के पास अन्य जमा। तो ये क्या कर रहा है, M1 में हम लोग उस चीज को या उस मुद्रा से संबंधित है। ये M1 की मुद्रा कौन सी होती है, जिसमें जनता के पास करेंसी और सिक्के हो गए, इसके अलावा बैंक में जमा और आरबीआई के पास जमा। अब आपके सामने 2 प्रकार के सवाल बन सकते हैं, फटाफट बताइए किस प्रकार। इस एक ही शब्द पर 2 सवाल कैसे बनेंगे। पहला सवाल, पहले पर आप लोग सीधा पूछ सकते हैं कि जो मनी सर्कुलेशन में M1 का मतलब क्या होता है।
M1 में कौन कौन सी चीजें आती हैं? तो M1 में है जो जनता के करेंसी और सिक्के बैंक में जमा और आरबीआई के पास जमा। तो ये तो एक सिंपल सवाल हो गया। ऐसे तो हम लोग सीधे लाइन तो सब पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आप लोगों के सामने 3 स्टेटमेंट ये दे दिए जाएंगे और 2 है जो एक ये दे देंगे और एक इनमें से कोई भी दे देगा। इसको 4-5 स्टेटमेंट में कन्वर्ट करके फिर पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा सही है। तब आपके एक्चुअल में परीक्षा होगी कि भाई आप लोगों ने क्या इसको ही ढंग से पढ़ा या पूरे टॉपिक को ढंग से पढ़ा है। तो समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो आप लोगों को M1 पर काम नहीं चलेगा आपका, भाई ओनली M1 पढ़ लिया, सीधा सवाल आएगा और हम लोग कर लेंगे। ये 3 चीजें M1 में आती हैं। इसके अलावा ये M1 एक ऐसी मुद्रा है जो एक प्रकार की नैरो मनी है, मतलब संकुचित या संकीर्ण मुद्रा के रूप में, मतलब इसका यूज है आसानी से किया जा सकता है। ऐसी कौन सी मुद्रा है M1, M2, M3, M4 और M0 में से जिसका यूज आसानी से किया जा सकता है? तो वो कौन सी मुद्रा है? वो है M1, जो कि एक प्रकार की नैरो मनी है। सबसे अधिक तरलता भी इसी की है दोस्तों। जो सबसे अधिक तरल होगा उसकी सप्लाई मनी और डिमांड और सप्लाई भी अच्छी होती है। ठीक है, अब बात आ जाती है M2। M1 के बाद M2 ही आता है ना। तो M2 क्या कह रहा है? M2 कह रहा है कि M1 तो है ही है। M1 मतलब जनता के करेंसी, जनता के पास जमा करेंसी और सिक्के, बैंक में मांग जमा डिमांड डिपॉजिट, आरबीआई के पास अन्य जमा। इसके अलावा डाकघर में बचत जमाएं भी शामिल हो रही हैं। इसमें 3 चीजों को शामिल किया। इसमें M1 की जो 3 है, ठीक है, M1 में जो है, इसके अलावा इसमें डाकघर में जो बचत जमाएं हैं, ठीक है ना, तो वो भी इसमें शामिल हो गई। तो M2 में हम लोगों ने समझा है M1 के साथ डाकघर में जो बचत जमाएं हैं वो इसमें शामिल होती हैं। तब भी आप लोगों का सवाल वैसे ही बनेगा, सीधे पूछोगे थे M2 में कौन सा आता है, और स्टेटमेंट में पूछोगे तो M2 में क्या होता है, सवाल को थोड़ा बड़ा कर लिया जाएगा बड़े एग्जाम में। तो आप लोगों को दोनों चीजें पता होनी चाहिए। और M2 भी क्या है? नैरो मनी। तो आपको पता होना चाहिए M1 और M2 तो क्या है? नैरो मनी में आते हैं। इसकी तरलता की थोड़ा बहुत, सबसे अधिक तरलता तो M1 की होती है और M2 होती है उससे थोड़ी कम होती है। ठीक है ना। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं M3। M3 क्या कह रहा है? M3 कह रहा है M1 तो है ही है, इसके साथ आप लोग टाइम और फिक्स्ड डिपॉजिट, जो आवधिक और सावधिक जमा है, अर्थात जनता का पैसा, ये भी किसमें आ रहा है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? कॉल्ड ब्रॉड मनी, जो व्यापक मुद्रा है। इसे हम लोग M3 को हम लोग एज ए ब्रॉड मनी के रूप में जानते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये हो गया, एग्जाम में आप लोगों को पूछ ले कि ब्रॉड मनी किसे कहा जाता है, कौन सी मुद्रा को कहा जाता है? तो M3 को हम लोग M3 के लिए ब्रॉड मनी यूज करते हैं। इसके अलावा इसमें M1 के साथ टाइम और फिक्स्ड डिपॉजिट भी शामिल होती है, मतलब जनता का पैसा। क्लियर हो गया? तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा दोस्तों, जो वर्तमान में मौद्रिक नीति, जो मॉनेटरी पॉलिसी का अधिकार, मतलब जो आधार है, जो मॉनेटरी पॉलिसी का, मौद्रिक नीतियों का आधार जो है वो M3 मुद्रा है। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्तमान में मौद्रिक नीति का आधार कौन सा है या कौन सी मुद्रा है? वो है M3। तो यहाँ पर आप लोगों को 3 क्वेश्चन सीधे छुपे हैं और इसके अलग अलग 6 क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। अगर ऑनलाइन फैक्ट में जाएंगे तो सीधा आएगा, लेकिन यूपीएससी और आरएससी एग्जाम में जाएंगे तो थोड़ा स्टेटमेंट को बढ़ाकर आप लोगों के सामने परोस दिया जाएगा। उसमें बस इतना ही आप लोगों के सामने दिक्कत आ सकती है कि बस टॉपिक है जो आप लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया है, या तो आप एलिमिनेशन से कर लेंगे या सीधा कर लेंगे, मतलब आप कर ही लेंगे। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, ये ब्रॉड मनी हो गया। इसके अलावा ब्रॉड मनी कौन सी है? M4। M4 में क्या आ रहा है? M3। मतलब M3 में तो कौन कौन सी चीजें आ रही है, मतलब ये कह सकते हैं M1 से M3 तक जो भी है। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस की सावधिक जमाएं, जो फिक्स्ड डिपॉजिट टाइप की होती हैं, वो पोस्ट ऑफिस के सावधिक जमाएं, समझ रहे ना?
तो पोस्ट ऑफिस की सामूहिक जमाएं किस में आ रही है, वो M4 में आ रही है। ठीक है ना, तो ये आराम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। M4 में हम लोग M3 जिसमें जनता के करेंसी और सिक्के, बैंक के जमा, आरबीआई के पास जमा, डाकघर में बचत जमा है, टाइम और फिक्स डिपॉजिट, ठीक है ना, मौद्रिक नीति का जो आधार है, ब्रॉड मनी भी आ रहा है इसमें। तो ये सारी चीजें हैं जो M4 में पूरी कमांड आ रही है। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस की सामूहिक जमाएं भी इसमें शामिल हो रही हैं। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आ जाती है अब ध्यान रखना M3 और M4 भी क्या है, ब्रॉड मनी है। तो ब्रॉड मनी कौन सी है वो भी ध्यान रखना है, M3 और M4 ब्रॉड मनी है, ठीक है। और विस्तृत मुद्रा, हिंदी में क्या है, व्यापक मुद्रा या विस्तृत मुद्रा। इसके अलावा M1 और M2 संकुचित है। तो अब आप चारों में से आप तरलता की बात कर लेते हैं। पहले नीचे जाने से पहले तरलता, यहां मैंने तरलता लिखी है। M1 की सबसे अधिक तरलता होती है, M2 की दूसरे नंबर पर, तीसरे, मतलब सबसे अधिक तरलता M1 की होती है और सबसे कम तरलता है जो M4 की होती है। हाई पावर्ड और नैरो मनी कौन सी होती है, ब्रॉड मनी और नैरो मनी M1 और M2 है, जो क्या है नैरो मनी, और M3 और M4 है जो ब्रॉड मनी में आता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर हो गया। अब बात आ जाती है M0 की। M0 है क्या दोस्तों, M0 हाई पावर्ड मनी है, मतलब उच्च शक्तिशाली मुद्रा। हिंदी में यूज करो तो उच्च शक्तिशाली मुद्रा या हाई पावर्ड मनी है, जो इसका क्या है, अर्थव्यवस्था के सभी नकदी, मतलब इसमें सारे नकदी आ जाते हैं। अगर बात करो थोड़ा डिफाइन करें तो विदेशी विनिमय के भंडार भी आते हैं इसमें, जनता के पास जमा नकदी भी आता है, और बैंक के पास या आरबीआई के पास अधिशेष है वो भी इसमें आते हैं। तो M0 हाई पावर्ड मनी उच्च शक्तिशाली मुद्रा है जिसमें अर्थव्यवस्था के सभी नकदी आते हैं, और सारा का सारा आप लोग समझ सकते हैं विदेशी विनिमय भंडार, जनता के पास जमा नकदी, बैंकों के पास अधिशेष है, वो सारा का सारा इसमें आ रहा है। तो इसमें हम लोगों ने दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने अच्छे से मनी को अच्छे से समझा है। ये मनी और बैंकिंग का पहला पार्ट है। दूसरे और तीसरे पार्ट में हम लोग मनी और बैंकिंग को पूरा डिटेल में ले जाकर 3 या 4 वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा अच्छे से कवर करेंगे। और हमेशा की तरह इस वीडियो के एंड में भी इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको 5 सवाल पूछूंगा और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। तो ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं ताकि मैं 5 सवाल लिख सकूं। और अगर उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को वीडियो पहले वाले भी अच्छे लग रहे होंगे, तो बस आप लोगों का यही काम है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कोई चार्ज नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको पूरा पेड बैच, ऐसा भी कुछ नहीं है। आप लोग सिर्फ पढ़ने वाले होने चाहिए। अगर आपको लगता है दूसरे कौन से सब्जेक्ट पढ़ाने हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों सबसे पहला सवाल मेरा, ब्रॉड मनी ठीक है, ब्रॉड मनी मतलब व्यापक मुद्रा। इसको मैं हटा देता हूं, नहीं तो आपकी चीटिंग हो जाएगी। वैद्य मुद्रा क्या है, इसकी डेफिनेशन। इसके अलावा कागजी मुद्रा कौन सी है। इसके अलावा सबसे
अधिक तरलता किस मुद्रा की है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग बोल सकते हैं M0, इसका लिख लेते हैं वर्तमान में मौद्रिक नीति का आधार कौन सी मुद्रा है या किस प्रकार की मुद्रा है। आपके सामने ये 5 सवाल है दोस्तों। हमेशा की तरह आप लोगों को 5 सवाल जरूर मिलेंगे, बस आप लोगों का यही काम है, उसका मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब चाहिए। तो सबसे पहला ब्रॉड मनी है, व्यापक मुद्रा कौन सी है, ठीक है ना। वैद्य मुद्रा क्या होती है, इसकी परिभाषा, कागजी मुद्रा कौन कौन सी होती है, उसके बारे में, सबसे अधिक तरलता किस मुद्रा की होती है, इसके अलावा वर्तमान में मौद्रिक नीति का आधार कौन सी मुद्रा है या कौन सी मुद्रा इनमें से अपन लोगों ने दिखाई समझा है उनमें से कौन सा है। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।